हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है संसदीय समितियां। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष तथा सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती है। यह अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। संसदीय समितियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति के रूप में। अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है। इनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है और तदर्थ समितियों की प्रकृति जो होती है वो अस्थायी प्रकृति होती है, यानी जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है उन उद्देश्यों को पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। जैसे पहला प्रमुख जो अस्थायी समितियां हैं, पहला वित्त समितियां, विभागीय अस्थायी समितियां, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति, सदन समिति या सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। सदन विशेष की अस्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 का होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव सदन के द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा अध्यक्षों के द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इन कुल 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य यानी 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा से 15 और राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो याचिका समिति के सदस्यों की संख्या कितना होता है? 25। 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और ये अपना जो रिपोर्ट होता है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। पहला ही स्टेटमेंट सही है और शुरू में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। भारतीय संसद जो भारतीय संसद है, संसदीय समितियों के माध्यम से अपना प्रशासन पर नियंत्रण रखती हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है। किन किन समितियों के माध्यम से? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है।
सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम जो है सभा की समितियों के द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां भी कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं अथवा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। लोक लेखा समिति के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा पर और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके बाद है प्राक्कलन समिति। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। लोकसभा के द्वारा इन सदस्यों का मतलब कि कह सकते हैं कि सिलेक्शन होता है, यानी इसके सदस्य केवल लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसके बाद है सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। इसके बाद चौथा याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इनका कार्यकाल नियत नहीं है, पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्यकाल लोकसभा या राज्यसभा को जो है प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखिएगा 1 वर्ष का। 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो सही जवाब है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन। 6 नंबर है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2 और 1 अनुपात में। याद रखिएगा, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से सदस्यों का जो अनुपात होता है 2 अनुपात 1 का। 2 अनुपात 1 का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति के रूप में। देखिए, सदन विशेष की अस्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशेष समितियों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2 और 1 का होता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, बताइए कौन कौन सा कथन सही है। पहला है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। दूसरा सही नहीं है, पहला सही है, यानी ऑप्शन ए।
लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। देखिए, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और जबकि 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष और परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग और व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। 8 नंबर है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 15। याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, भारतीय संसद की लोक लेखा समितियां संवीक्षा करती हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा जो समिति है संवीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। बिल्कुल सही। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समितियों के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार के द्वारा गठित समितियां परिषदों और मंडलों तथा आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तीनों सही है, डी ऑप्शन। देखिए, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य यानी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन जो समिति है इसमें केवल लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार पहला कथन सत्य है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों के आदि में मनोनीत करता है। 11 नंबर है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्त करना। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना यानी इसमें जो सही क्या पूछा गया, प्रमुख कार्य है, तो प्रमुख कार्य इसका है 11 का, वो है आपका बी, जो कि गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन ए, शासन के वित्तीय लेखा और विनियम तथा कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट का परीक्षण करना। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? वित्तीय लेखा और विनियम तथा कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। यानी समिति का जो प्रमुख कार्य है ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य मिलाकर कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है, प्रसारित करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। 12 नंबर है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। किसको? सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी जो है आख्या प्रस्तुत किसको करती है? तो याद रखिएगा सही जवाब है संसद को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको? लोक लेखा समिति अपनी किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, सौंपती है? तो सही जवाब है लोकसभा के स्पीकर को
यानी बी ऑप्शन। 14 नंबर है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसको? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किसको की जाती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा में इस लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा, ऑप्शन ए। 15, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितना, राज्यसभा से कितना, कुल मिलाकर कितना? तो देखिए, अगर बात करें तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, यानी कुल मिलाकर 22 मेंबर होते हैं। याद रखिएगा, रट जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो इसमें लोकसभा के लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो कि 25 सदस्यों से गठित होती है। क्या यह सही है? बताइए, क्या यह सही है? तो पहला गलत है। दूसरा सही है, सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा भी सही है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। 17, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन ए। 18 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लोक लेखा समिति का जो संबंध है वित्तीय समिति से है। याचिका समिति का जो संबंध है कार्यकारी समिति से है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का संबंध तदर्थ समिति से है। विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति, यानी सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में बिल्कुल सही मिलान दिया गया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति, याचिका समिति का संबंध कार्यकारी समिति से, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का संबंध तदर्थ समिति से, विभागीय समिति का संबंध स्टैंडिंग समिति से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19, राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है किससे? राज्यसभा के सदस्यों को संबंधित नहीं किया जाता है किससे? तो सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से, यानी दूसरा सी ऑप्शन। प्राक्कलन या आकलन कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर अस्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति, सी ऑप्शन। 21, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों से। 22, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो देखिए, अगर बात करें तो ए बी सी ये तीनों जो है सही हैं, भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। डी नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ए बी सी, यानी सी ऑप्शन। देखिए, भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां जो है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी डी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा। 24, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है?
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी समिति, दूसरा तदर्थ समिति। अस्थायी समिति में तीन मुख्य वित्तीय समितियां शामिल होती हैं, आकलन समिति, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अन्य अस्थायी समितियों में जांच समिति, सर्वेक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समिति आदि शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? बताइए, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, डी ऑप्शन। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट करने तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन और उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति मंत्रियों के द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों और संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, मितव्ययिता और धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद 26, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। सही जवाब है लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति और भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त संसद की लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इस आधार पर इस प्रश्न के दो उत्तर ए और सी सही है। 27 नंबर है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? वह कौन सी समिति है जो लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित समिति, डी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में प्रश्नगत विभाग संबंधित संसदीय समितियों में से लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति आती है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित समिति लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। 28, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए संसद सदस्य होते हैं। दूसरा 29, नेक्स्ट प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से, यानी बी ऑप्शन। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा 24 जनवरी 2011 को और राज्यसभा के द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया। ठीक है, देखिए 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य शामिल किए गए थे, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष PC चाको थे और अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। 30 नंबर है, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा PC चाको। 31 है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उप विधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त है या सदन के द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका के द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित उपयोग हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, अधीनस्थ
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों और उपनियमों, उप विधियों आदि को कहा जाता है जो संसद के द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप से हो रहा है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम नियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति, बी ऑप्शन। अधीनस्थ विधान पर समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति का कार्य यह जांच करना है कि क्या संविधान के द्वारा प्रदत्त या संसद के द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से नियम विनियम, उपनियम, योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका के द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की अपनी अपनी जो है अधीनस्थ विधान पर समिति होती है, जिसमें से संबंधित सदन से 15 सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नामित किए जाते हैं। 33, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, संसद के द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, यानी ऑप्शन ए, पहला दूसरा। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद के द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और नीति आयोग संबंधित नहीं है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संसदीय अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।